भारत में जिनको जमानत नहीं मिली, जो बेचारे जेल में हैं, उनकी तो बुरी दशा है ही, लेकिन जिनको जमानत मिल चुकी है और वो जेल में पड़े हैं, उनकी और भी बुरी दुर्दशा है। बहुत सारे ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें पूरी की पूरी प्रोसीडिंग गुजर जाने के बाद कब चार्जशीट फाइल हो जाती है, कब सम्मन आ जाता है, कब वारंट कट जाता है, कब पुलिस आकर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। पहली बार इंसान को पता लगता है कि अरे यार, पता ही नहीं चला, ये सीधे वारंट लेकर के खड़े हो गए, अब तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। और अमूमन होता भी ऐसा ही आया है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें रही और आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चार्जशीट फाइल होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, जब पुलिस आके खड़ी होती है, सम्मन लेके आती है, NBW इशू होता है यानी कि नॉन बेलेबल वारंट, आदमी जब कोर्ट जाता है तब उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब हम फर्स्ट अपीयरेंस जैसे ही खड़े हों हमको जेल भेज दिया जाए, पहली अपीयरेंस पे हम जैसे ही कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हों हमारे खिलाफ तो वारंट कटा हुआ है, हमको वहाँ से जेल भेज दिया जाएगा तो क्या होगा। ऐसा ना हो कि हमको सेशन कोर्ट में बेल अप्लाई करने का टाइम ही ना मिले, हम नीचे लोअर कोर्ट से जहाँ से जो ट्रायल कोर्ट है जिसने सम्मन या वारंट भेजा है वही हमको जेल भेज दे, हमारी जमानत एक्सेप्ट ना करे, या फिर हमारे ऊपर ऐसी जमानत इंपोज कर दे, ऐसे बंधपत्र प्रोड्यूस करने के लिए हमको कह दे जो हम तुरंत प्रोड्यूस ना कर पाएं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं इस भारतवर्ष में अदालतों में जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी मुलजिम होते हैं, जो भी पार्टीज होती हैं, उनको आती रहती हैं। और इस समस्या में कहीं ना कहीं वो वकील भी बेचारे बहुत जूझते हैं, परेशान होते हैं, सफ़र कर जाते हैं, जो अपने क्लाइंट के हित की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसी कोर्ट ऑफ लॉ में आते हैं, उपस्थित होते हैं, खड़े होते हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर के और एक बहुत बेहतरीन से जजमेंट का साइटेशन लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शक्ति कुमार शर्मा और स्वागत है आपके मेरे चैनल लीगल लवर्स पे। आपके लिए इसी तरीके की बेहतरीन जानकारी मैं बराबर लेकर आता रहता हूं, इसलिए अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लीगल जितनी भी जानकारियां और अपडेट्स मैं देता हूं वो समय से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को और आपको मैं बताता हूं कि ऐसा कौन सा हथियार है, ऐसा कौन सा उपचार है आप लोगों के पास अब जिसके माध्यम से आपको जमानत लेने में ना कोई प्रॉब्लम होगी, जमानतदार नहीं है तो भी आपको जमानत मिलेगी, कोर्ट को आपको रिलीज करना ही होगा, छोड़ना ही पड़ेगा, आपको कोई भी जेल नहीं भेज सकता। उससे संबंधित एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो जजमेंट बहुत काम आ रहा है लोगों के और मैंने अपने एक मुकदमे में इसका यूज भी किया है, जहां पर मेरा एक क्लाइंट जब कोर्ट के सामने आफ्टर फाइलिंग चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र न्यायालय के सामने दाखिल होने के बाद और समन पर पहली बार जब वो कोर्ट में उपस्थित हुआ, फर्स्ट टाइम उपस्थित हुआ, 498 यानी कि मैट्रिमोनियल केस था, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा था, उस मामले में जब वो पहली बार उपस्थित हुआ तो उस केस में उसको जमानत लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि सीधे केवल और केवल पर्सनल बॉन्ड पर कोर्ट के सामने उसकी एप्लीकेशन दी गई कि साहब इसको PB पर यानी कि पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा जाए और कोर्ट के सामने ये जजमेंट मैंने प्रोड्यूस किया, जिसमें जो पैरा था वो पैरा पढ़ने के बाद, इस जजमेंट को समझने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से कंसीडर किया और फॉलो करते हुए सिर्फ पर्सनल बॉन्ड यानी कि निजी मुचलके पर बिना कोई जमानत लिए मेरे क्लाइंट्स को बेल दे करके और छोड़ दिया गया। देखिए, ये जजमेंट श्रीमती बच्ची देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है। जजमेंट का जो साइटेशन नंबर है वो है 6400/2025। ये जजमेंट है, ये साइटेशन का नंबर है, सॉरी। और ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट बिल्कुल अभी एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, जिसके विषय में बहुत ज़्यादा कोई चर्चा परिचर्चा न होने के कारण बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। 12/8/2025 को ये जजमेंट डिलीवर हुआ है और AFR जजमेंट है। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मेन आप लोगों को जो मुख्य बातें वो बता दूं। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट है, 42 पन्ने का ये जजमेंट है। ये जजमेंट आप लोगों के सामने है, हालांकि मेरी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो भी मैंने आप लोगों को जो भी डिटेल बताई उसके हिसाब से आप जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वो लोग खास तौर पर जो इस फील्ड से संबंधित है, लॉ की फील्ड से संबंधित है, मेरे अधिवक्ता भाई बहन हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके लिए जजमेंट बहुत कारगर है, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स की रक्षा, अपने क्लाइंट्स के हितों की सुरक्षा इस जजमेंट के माध्यम से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए, इस जजमेंट पे हालांकि जो ऑनरेबल
इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को डिक्टेट किया। बड़ा शानदार जजमेंट है। इसीलिए जजमेंट का एक एक पन्ना, एक एक लाइन जब मैंने ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, तब मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं, जिससे कोई भी गलत जानकारी मैं आप लोगों को न दूं। देखिए, वैसे तो इस जजमेंट में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो स्वागत योग्य हैं। बहुत सारी चीजें कोर्ट ने ऑब्जर्व की। कोर्ट ने बताया कि क्यों न्यायालयों के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, जबरदस्ती लोगों से ऐसे ऐसे बॉन्ड्स मांग लिए जाते हैं, जबरदस्ती ऐसी प्रक्रिया में आदमी उलझ जाता है कि वो परेशान हो जाता है, जबरदस्ती देश की जेलों में सिर्फ जमानतदार की अनुपलब्धता यानी कि अनअवेलेबिलिटी होने के कारण, अनुपलब्धता होने के कारण, जमानतदार लोगों के पास न होने के कारण, जमानत होने के बावजूद उनके पास सफिशिएंट श्योरिटी नहीं होती, इसलिए वो लोग जेलों में ही बंद रह जाते हैं। तो ऐसी सारी चीजों को कंसीडर किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और इसमें तमाम पैराग्राफ्स ऐसे हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है और उसमें हर चीज को ब्रीफ किया गया है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक एक करके इस जजमेंट से संबंधित जो भी मुख्य बातें हैं वो अपने अलग अलग छोटी छोटी वीडियो बना करके आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। पूरा प्रयास करूंगा कि इस पूरे जजमेंट का सार निचोड़ करके मैं आप लोगों के सामने रख दूं, जिससे आप लोगों को सुविधा हो। लेकिन चूंकि जब वीडियो बहुत लंबा होता है तो लोग बोर हो जाते हैं, देखना पसंद नहीं करते, और उनका अहित होने की संभावना रहती है किसी भी प्रकार की अज्ञानता या जानकारी न मिलने के चलते। इसलिए सिर्फ और सिर्फ काम की बात जो है वो मैं आप लोगों को आज बताने आया हूं। तो देखिए, इस जजमेंट का जो पैरा 38 है उसमें साफ साफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि जब भी कभी कोई अभियुक्त चार्जशीट फाइल होने के बाद न्यायालय के सामने उपस्थित होगा, यानी कि जब सम्मन जाएगा और वो उपस्थित होगा, या फिर अगर न्यायालय ने वारंट भी इशू कर दिया है और पूरी विवेचना के दौरान उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, किसी प्रकार से वो कभी अरेस्ट नहीं हुआ या उसको कोई बेल लेने की आवश्यकता नहीं हुई है, तो जब वो पहली बार सम्मन भेजे जाने के बाद, यानी कि आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद, जब न्यायालय उस अभियुक्त को सम्मन भेजेगा और उसके बाद वो उपस्थित होगा, या बीडब्ल्यू या एनबीडब्ल्यू भेजेगा, ये ध्यान से सुनिएगा और बहुत संभल करके इस बात को अपने दिमाग में बैठाइएगा कि चाहे वारंट ही क्यों ना हो, तो वो अभियुक्त न्यायालय के सामने पहली बार जब उपस्थित होगा तो उसको न्यायालय पर्सनल बॉन्ड यानी कि पीबी लेकर के ही रिलीज कर देगी। जबरदस्ती की जमानत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें तमाम तरीके के और छोटे छोटे बिंदु भी दिए गए हैं। ये सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट है, हालांकि ये मैंडेटरी प्रोविजन है और इसको कोर्ट्स फॉलो भी कर रही हैं, जिन भी कोर्ट्स को इसकी जानकारी है। और मैं साथ में आपको बताऊं कि इस रूलिंग में बहुत क्रिटिसाइज भी किया है हाई कोर्ट ने लोअर जुडिशरी का जो वर्क फ्रेम है उसको। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि लोअर जुडिशरी अपर कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चाहे हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, उसका कंप्लाइंस नहीं करती, उसको फॉलो नहीं करती, बार बार बताए जाने के बावजूद उस ऑर्डर के परसुएंस में काम नहीं करती। और सुप्रीम और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हवाला देते हुए तमाम जजमेंट्स के नाम भी कोर्ट की कि सत्येंद्र वर्सेस अंटिल का जजमेंट हो गया, और भी बहुत सारे जजमेंट हैं जिनको डिलीवर करने के बावजूद, बार बार बताए जाने के बावजूद, रिट्रेट करने के बावजूद लोअर जुडिशरी उसको फंक्शन में नहीं ले रही, उस पर काम नहीं कर रही। तो इसलिए वो सारी चीजें कहते हुए, बहुत सारा क्रिटिसाइज करते हुए, बहुत सारे पैराज हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पैरा था मैंने आपको बताया कि इस जजमेंट का जो पैरा 38 है उसका सब क्लॉज ए जो है उसमें साफ साफ ये लिखा है कि कोर्ट में पहली बार जब चार्जशीट फाइल होने के बाद अभियुक्त हाजिर होगा तो उसको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। और अगर आगे चलकर मान लीजिए वो कभी इस प्रकार का लगता है कोर्ट को कि यार वो भाग रहा है या किसी तरीके की कोई और दिक्कत पैदा हो रही, वो सही से कोऑपरेट नहीं कर रहा कोर्ट की प्रोसीडिंग में, तो कोर्ट उससे सब्सिक्वेंटली उसकी उपस्थिति सिक्योर करने के लिए, उसकी प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए उससे बॉन्ड्स मांग सकती है। और अगर मामला सेशन ट्रायल है, अगर मान लीजिए ट्रायल कोर्ट में जब वो आता है और मामला सेशन ट्रायल है, तो ये फॉर्मेलिटी करने के बाद कोर्ट उस अभियुक्त के मुकदमे को बिना देर किए तुरंत सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर देगी। साथ ही साथ इस जजमेंट का पैरा 39 सब क्लॉज ए जो है यानी कि 39.1 उसमें सीधे सीधे इस बात को भी साफ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने
इस बात को भी अपने तमाम जजमेंट्स में, देखिए मैं जो कुछ कह रहा हूं पढ़ के बता रहा हूं, कोई गलती ना हो, इस बात की कोई संभावना ना रह जाएगी, कोई छूट जाएगा, इसलिए दिखा के बता रहा हूं, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी डिक्टेट किया है अपने तमाम जजमेंट्स में, जिसका हवाला इस हाई कोर्ट के जजमेंट के पैरा 39.1 में दिया हुआ है कि अगर जमानतदार नहीं है, अभियुक्त के पास सफिशिएंट श्योरिटीज नहीं और उसकी बेल हो चुकी है, तो भी सिर्फ इस कारण से कि उसके पास जमानतदार नहीं है, उसको लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं और उसको जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित है। तो ये जो चीजें हैं वो बेल जिन लोगों की भी हो चुकी है उनको बाहर निकालने के लिए, उनको रिलीज कराने के लिए बहुत ज्यादा अति आवश्यक बिंदु हैं। इसी जजमेंट का पैरा 50 भी पेज 41 पे है। बहुत ही ज्यादा मैंने देखिए ब्रीफिंग करके रखा है, बहुत ज्यादा काम का है ये पैरा। जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं या जो भी एडवोकेट्स देख रहे हैं, हालांकि अधिवक्ता समाज पढ़ा लिखा जागरूक समाज है, मुझसे ज्यादा क्या, मैं तो अपने आप को सबसे तुच्छ सबसे अज्ञानी मानता हूं, सभी लोग मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। सीधे कोर्ट ने ये बात पैरा 50 में लिखी है इस जजमेंट के कि अगर NBW भी हो चुका है, मान लीजिए, और आदमी जो भी अभियुक्त है, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है अभियुक्त, जो भी अभियुक्त है वो समन के बाद या NBW अगर इश्यू हो गया है, मान लीजिए सम्मन हुआ, फिर BW हुआ, फिर NBW हुआ, उसके बाद जब फर्स्ट अपीयरेंस उसकी होती है, तो यहां तक कोर्ट ने इस मुकदमे में ये बात, इस साइटेशन में ये बात डिक्टेट करके क्लेरिफाई कर दी है। पैरा 50 में साफ साफ लिखा है कि उसको जमानत एप्लीकेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट को जमानत एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के लिए कहने की भी आवश्यकता नहीं है। सीधे वो आएगा जो अभियुक्त होगा और सीधे वहां पर अपना पर्सनल बॉन्ड वहां पर फाइल करेगा। कोर्ट उससे सफिशिएंट पर्सनल बॉन्ड फाइल करा लेगी और उसके बाद जो ट्रायल का कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बच्ची देवी का जो जजमेंट है बहुत शानदार जजमेंट है, सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को इस जजमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन जजमेंट है और मेरे हिसाब से ये जजमेंट उन सभी लोगों के लिए बहुत काम का है जो लॉ की फील्ड से संबंधित हैं, जो अधिवक्ता भाई बहन हैं, या उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम का है जो लंबे समय से जेल में बंद हैं या जिनकी जमानत होने में लाले लग रहे हैं। उनको ये डर है कि कहीं वो जमानत न होने के कारण, जमानतदार उपलब्ध न होने के कारण, या लंबे समय से उनका अगर वारंट चल रहा है चार्जशीट फाइल होने के बाद, तो कहीं वो जेल न चले जाए। धन्यवाद।